सोचिए दुनिया भर के कुछ दोस्त मिलकर एक केक बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अमेरिका से एक दोस्त उसमें 1 कप मैदा डालता है, फ्रांस से दूसरा दोस्त उसमें 1 कप चीनी मिलाता है और इंडिया से तीसरा दोस्त 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालता है। लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर किसी के कप और चम्मच का जो साइज है ना, वो बिल्कुल अलग है। ओ, तब तो केक बन चुका। वही तो, केक की जगह एक भयानक, बिल्कुल न खाने लायक पेस्ट बन जाएगा। पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव सेशन में हमारा फोकस इसी अफरा तफरी पर है। 19वीं सदी से पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ट्रेड और साइंस सब कुछ इसी अलग अलग कप वाले सिस्टम पर चल रहा था। हाँ, जो कि एक नाइटमेयर था। एग्जैक्टली। तो आज इस वर्चुअल क्लास में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन है। हम इन स्लाइड्स के जरिए डीकोड करने वाले हैं कि मेजरमेंट यानी मापन का साइंस क्या है। हमारा मिशन ये समझना है कि 1 मीटर या किलोग्राम के पीछे की असली कहानी क्या है। ये केक वाला जो एग्जाम्पल दिया ना आपने, ये उस हिस्टोरिकल सिचुएशन को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। शुक्रिया। देखिए, अगर हर देश या हर शहर अपनी मर्जी से ये तय करने लगे कि 1 किलो कितना भारी होता है या 1 मीटर कितना लंबा होता है, तो दुनिया का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है। साइंस तो छोड़ ही दीजिए, मतलब रोजमर्रा का लेन देन, कपड़े का व्यापार या इमारतें बनाना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए चीजों को एक समान तरीके से नापने के लिए एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, बल्कि इंसानी सभ्यता के आगे बढ़ने की जरूरत थी। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर पहली स्लाइड लेते हैं। ये ग्लोबल अग्रीमेंट कैसे शुरू हुआ, उसका डेटा यहाँ है। हाँ, स्लाइड नंबर 1। इसमें बताया गया है कि 1875 में पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसे मीची कन्वेंशन कहा गया, और इसके तहत CGPM नाम की एक सरकारी संस्था बनाई गई। पर यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लग रही है। क्या हुआ? मतलब मैं सोच रही थी कि 1875 की ये मीचे कन्वेंशन किसी साइंटिफिक मीटिंग से ज्यादा एक पॉलिटिकल ट्रीटी यानी डिप्लोमेटिक समझौता जैसी लग रही है। अजीब तो लगता है सुनने में। राइट। साइंस के मेजरमेंट में इन पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट्स को दखल देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या वैज्ञानिक खुद अपनी लैब्स में आपस में बैठकर ये सब डिसाइड नहीं कर सकते थे? ये बहुत ही शानदार सवाल उठाया आपने। देखिए, देखने में ये भले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक लगे, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जरूरत थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। देशों के बीच जो ट्रेड था वो ऐसी स्पीड से बढ़ रहा था जो पहले कभी नहीं देखी गई। ओके। अब आप इमेजिन कीजिए, कोई मर्चेंट एक देश से रेलवे ट्रैक के लिए लोहा खरीद रहा है। वहां लंबाई नापने का स्केल अलग है और वो उसको किसी दूसरे देश में ले जाकर बिछा रहा है जहां स्केल कुछ और ही है। ओह, वहां तो साइज मैच ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ऐसे में फ्रॉड होना, भारी नुकसान होना और देशों के बीच लड़ाई झगड़े होना तय था। तो मतलब ट्रेड रुक जाता। वही तो, ग्लोबल ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत थी। और साइंटिस्ट तो अपने स्केल्स बना सकते थे, लेकिन उनको पूरे देश में लीगली लागू करने के लिए सरकारों को ही आगे आकर इस पॉलिटिकल अग्रीमेंट पर साइन करना पड़ा। आप समझ आई बात। मतलब ये सिर्फ लैब का मामला नहीं था, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को चलाने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और स्लाइड में आगे ये भी दिख रहा है कि इस यूनिवर्सल लैंग्वेज के पहले सच में कितनी भारी कंफ्यूजन थी। यहाँ देखिए, MKS, CGS और FPS जैसे पुराने सिस्टम्स लिखे हैं। हाँ, ये पुराने सिस्टम्स हैं। जैसे MKS हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर फ्रांस के कुछ हिस्सों में CGS चलता था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और ब्रिटिश सिस्टम था FPS, फुट, पाउंड और सेकंड, जो कि आज भी कुछ जगह यूज होता है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, सोचिए एक ही दुनिया में लंबाई और वजन की इतनी अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। कितना हेडेक रहा होगा। और इसी लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन या इस भाषाई उलझन को सुलझाने के लिए आखिरकार 1907 में एक बड़ा डिसीजन लिया गया। 11वें जनरल कॉन्फ्रेंस में SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को ऑफिशियली अपनाया गया। ओके, तो 1907 से सब एक पेज पर आए। हाँ, पूरी दुनिया ने अग्री किया कि साइंस और इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ यही सिस्टम चलेगा। अगर हम अपनी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं तो वहां ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्क्रीन पर स्लाइड 2 आ गई है।
इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके एसआई यूनिट्स दिए गए हैं। यही वो 7 बेसिक पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा फिजिक्स टिका हुआ है। लंबाई के लिए मीटर, मास यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, सब्सटेंस की मात्रा के लिए मोल और लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। राइट। दुनिया की बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जैसे स्पीड, फोर्स या एनर्जी, वो सब इन्हीं 7 बेसिक यूनिट से डिराइव की जा सकती हैं। ये 7 यूनिट सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती हैं, लेकिन जब हम इस वर्चुअल क्लास में आगे की स्लाइड्स पर बढ़ते हैं ना, तो सच कहूं साइंस ने इनकी जो मॉडर्न डेफिनेशंस तय की हैं, वो दिमाग घुमा देने वाली हैं। हाँ, थोड़ी टेक्निकल तो हैं। थोड़ी। स्लाइड 4 देखिए। लंबाई के यूनिट मीटर से ही शुरू करते हैं। बचपन में 1 मीटर का मतलब मेरे लिए बस वो कपड़े नापने वाला एक लंबा सा लोहे का स्केल होता था। सबके लिए वही होता है बचपन में। पर यहाँ स्लाइड पर मीटर की जो डेफिनेशन है वो अलग ही लेवल पर है। लिखा है ये उस लंबाई के बराबर है जो लाइट यानी प्रकाश वैक्यूम में 1 सेकंड के 1/, ओ माय गॉड ये नंबर देखिए, 299,792,458 हिस्से में तय करती है। हाँ, एग्जैक्ट फ्रैक्शन है ये। मतलब लाइट की स्पीड जो इस यूनिवर्स में सबसे तेज है, उसके बेस पर हमने 1 मीटर को फिक्स कर दिया है। एक लोहे के स्केल से लेकर सीधे लाइट की स्पीड तक। ये जंप वैज्ञानिकों ने क्यों लगाई? देखिए यहीं पर साइंस अपनी असली गहराई दिखाता है। पहले मीटर को सच में एक मेटल की रॉड से ही डिफाइन किया जाता था। वो प्लैटिनम इरिडियम की रॉड थी जो पेरिस में रखी थी। ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी मेटल 100% स्टेबल नहीं होता। वो मौसम के हिसाब से गर्मी आने पर हल्का सा फैल सकता है और ठंड में सिकुड़ सकता है। ओह, तो मतलब मीटर का साइज चेंज हो जाता था। हाँ, भले ही वो चेंज बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हो, लेकिन मॉडर्न साइंस जैसे लेजर टेक्नोलॉजी या स्पेस मिशंस के लिए ये एक बहुत बड़ी एरर साबित हो सकती है। वहां तो 1 मिलीमीटर की गलती भी भारी पड़ेगी। बिल्कुल। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसी चीज का यूज करें जो पूरी दुनिया में बल्कि पूरे यूनिवर्स में कभी चेंज ना हो। और वो क्या है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड। वाओ। ये स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो लाइट 1 सेकंड के लगभग 30 करोड़वें हिस्से में जितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसको हमेशा के लिए एक एग्जैक्ट और परफेक्ट मीटर मान लिया गया। माइंड ब्लोइंग। और इसी से जुड़ी एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इस नेक्स्ट स्लाइड में किलोग्राम के बारे में है। लेग्रांग के? हाँ, यहाँ लिखा है कि दशकों तक किलोग्राम का मतलब पेरिस में रखा एक प्लैटिनम आइरेडियम का सिलेंडर था। पर फिर यहाँ एक बड़ा नोट है कि 2018-19 में इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई। सही बात है। अब ये किसी मेटल का टुकड़ा नहीं रहा। अब इसको प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर तय किया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि पेरिस की उस तिजोरी को हमेशा के लिए बंद करने की नौबत क्यों आ गई? उस सिलेंडर के साथ क्या इशू था? तो फ्रांस की उस सेफ में रखे मेटल के उस सिलेंडर को लेग्रांग के कहते थे। 1 सदी से भी ज्यादा टाइम तक पूरी दुनिया का मास उसी एक अकेले टुकड़े पर डिपेंड करता था। जो कि सुनने में ही थोड़ा रिस्की लगता है। रिस्की था। प्रॉब्लम यह थी कि टाइम के साथ उस मेटल के टुकड़े पर हवा से कुछ माइक्रो पार्टिकल्स जमा हो सकते थे, या उसकी सफाई करते वक्त कुछ माइक्रोग्राम मेटल घिस सकता था। अच्छा, मतलब उसको साफ करना भी खतरनाक था। बिल्कुल। जब साइंटिस्ट ने दुनिया भर में भेजी गए उसकी ऑफिशियल कॉपीज को ओरिजिनल से मैच किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका वजन थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा था। ओहो। अब आप खुद सोचिए, अगर लेग्रैंड के का ही वजन बदल रहा है, तो मैथमेटिकली पूरे यूनिवर्स में हर चीज का वजन बदल रहा है। साइंस के लिए ये एक बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। बाप रे। मतलब हमने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के घिसने या गंदा होने के डर से अपना पूरा मेजरमेंट सिस्टम ही बदल डाला। एग्जैक्टली। हमने उस तिजोरी पर से अपना भरोसा हटाया और सीधे यूनिवर्स के फंडामेंटल रूल्स पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ये टेक्निकल के साथ साथ एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी है। एकदम सही एनालिसिस है। 2018-19 में साइंटिस्ट ने किलोग्राम को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से हटाकर प्लैंक कांस्टेंट पर बेस कर दिया, जो क्वांटम फिजिक्स का एक कांस्टेंट लॉ है। ये मेजर कैसे करते हैं प्रैक्टिकली? इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन यूज होती है, जिसे किबल बैलेंस कहते हैं। ये मास को सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वेट करती है। तो अब किलोग्राम कोई तिजोरी में बंद चीज नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है, जिसे दुनिया की कोई भी एडवांस्ड लैब टेस्ट कर सकती है। चीजों को छूकर नापने से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक का ये सफर सच में सोचने पर मजबूर करता है। आगे बढ़ते हैं टाइम के यूनिट पर, यानी सेकंड। और सच कहूं तो ये डेफिनेशन मेरी पर्सनल फेवरेट है।
इस प्रेजेंटेशन में। सीजियम एटम वाली। हाँ, इसमें लिखा है कि 1 सेकेंड सीजियम 133 एटम की ग्राउंड स्टेट के 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच होने वाले ट्रांजिशन के 9192631770 यानी लगभग 9 अरब कंपनों की ड्यूरेशन है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड। इसे पढ़कर तो बस यही ख्याल आता है कि हम अब टाइम देखने के लिए किसी पुरानी पेंडुलम क्लॉक या धूप घड़ी का यूज नहीं कर रहे। हम सीधे एक एटम की धड़कन से अपनी घड़ी मिला रहे हैं। 1 सेकंड में 9 करोड़ वाइब्रेशंस। जी हाँ, और यही वजह है कि आज की मॉडर्न दुनिया इतने एग्जैक्ट तरीके से फंक्शन कर पाती है। कैसे? देखिए, चाहे पेंडुलम क्लॉक्स हों या हमारी कलाई पर बंधी क्वार्ट्स वॉचेस, ये टाइम के साथ थोड़ी स्लो या फास्ट हो सकती हैं, लेकिन सीजियम 133 एटम की ये जो धड़कन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल्स के बीच जंप करना, ये इतना स्टेबल है कि इससे बनी एटॉमिक क्लॉक करोड़ों साल में 1 सेकंड भी आगे या पीछे नहीं होगी। करोड़ों साल में 1 सेकंड, वाओ। हाँ, हमारी जो स्मार्टफोन्स में जीपीएस है, इंटरनेट का जो ग्लोबल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सैटेलाइट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब सीजियम एटम के इन्हीं 9 अरब वाइब्रेशंस की काउंटिंग पर टिके हैं। अगर ये एटम वाइब्रेट ना करें तो गूगल मैप्स भी हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। हमारी लाइफ इन इनविजिबल एटम्स पर कितनी डिपेंडेंट है, ये सच में हैरान करता है। खैर, अब स्लाइड 5 पर आते हैं और हीट या टेम्परेचर की बात करते हैं। केल्विन स्केल, राइट? हाँ, प्रेजेंटेशन में टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन दिया गया है और इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि ये पानी के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का 127.16वां हिस्सा है। करेक्ट। पर यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये जो शब्द है ट्रिपल पॉइंट, ये नॉर्मल बोलचाल में तो हम कभी यूज नहीं करते। हाँ, ये एवरीडे लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। हम तो बस पानी के उबलने या बर्फ के जमने की बात करते हैं। तो ये ट्रिपल पॉइंट आखिर है क्या चीज, और हमने इसको इतना बड़ा स्टैंडर्ड क्यों बना दिया? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर हम पानी के जमने या उबलने को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हवा के दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। मतलब जगह बदलने से बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। बिल्कुल। अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चाय बना रही हैं तो वहां प्रेशर कम होने की वजह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबल जाएगा। ओह, ठीक है। तो फिर ये एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड तो नहीं बन सकता ना। लेकिन ट्रिपल पॉइंट पानी की ऐसी स्पेशल स्टेट है जहां एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर जो करीब 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर पानी एक ही समय पर बर्फ, लिक्विड वाटर और भाप तीनों रूपों में एक साथ एग्जिस्ट करता है। एक ही वक्त में तीनों स्टेट्स? ये तो मैजिक जैसा लग रहा है, फिजिक्स का मैजिक कह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट पूरे यूनिवर्स में किसी भी जगह बिल्कुल सेम रहेगी, ये कभी बदलती नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट ने टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए इस परफेक्ट नेचुरल पॉइंट को चुना। अब समझ आया कि ये इतना स्पेशल क्यों है। लेकिन इस स्लाइड में एक और ऐसी यूनिट है जो मुझे टोटली कंफ्यूज कर रही है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन थोड़ी लंबी है। लंबी भी और अजीब भी। मैं पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखे इनफाइनाइट लंबाई के 2 सीधे पैरेलल कंडक्टर्स में करंट पास करने पर मीटर लंबाई पर 2 गुना 10 की पावर -60 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाए। हाँ, रुकिए 1 सेकंड, मैं यहाँ इस थ्योरी को चैलेंज करना चाहूंगी एज अ स्टूडेंट। ये बहुत ही ज्यादा किताबी और अनरियल लग रहा है। अनंत लंबाई के 2 तार, मतलब इन्फिनिट लेंथ वायर्स। सही पॉइंट है। इमेजिनरी सिचुएशन से असली करंट कैसे मेजर कर रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपको ये उलझन क्यों हो रही है। ये डेफिनेशन सुनने में सच में किसी साइफाई मूवी जैसी लगती है, क्योंकि ये एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन की बात करती है। मतलब इमेजिनरी सिचुएशन। एक तरह से। असल में हम लैब में इन्फिनिट लंबाई के तार नहीं बिछाते। ये डेफिनेशन सिर्फ इस बेसिक रोल पर काम करती है कि जब 2 तारों में बिजली बहती है तो वो एक दूसरे पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। ओके, हाँ, मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस होता है। तो साइंटिस्ट्स एक्चुअली लैब्स में एम्पियर बैलेंस जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। वो इस मैग्नेटिक खिंचाव को नापते हैं और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये पता लगाते हैं कि अगर ऐसी आइडियल सिचुएशन होती तो 1 एम्पियर कितना होता। ओह, तो हम करंट को गिनते नहीं है, बस फोर्स मेजर करते हैं। एग्जैक्टली। हम बिजली को मैन्युअली गिन नहीं रहे, बल्कि उसके द्वारा पैदा होने वाले फिजिकल फोर्स से उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी था, वरना मेरे लिए ये डेफिनेशन बस रटने वाली एक लाइन बनकर रह जाती।
होता है, ऐसी लैंग्वेज ही है इनकी। आगे स्लाइड 6 पर 2 और यूनिट्स हैं, कैंडेला और मोल। कैंडेला लाइट की इंटेंसिटी नापता है, स्पेसिफिकली 540 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली लाइट। जो मोस्टली ग्रीन येलो लाइट होती है। राइट, जिसके लिए हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। और फाइनली मोल, जो केमिस्ट्री की जान है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं वही 1 मोल है। मेरी समझ में, क्योंकि हम एटम्स को गिन तो सकते नहीं, इसलिए मोल हमें उन्हें गिनने के बजाय तोलने की सुविधा देता है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही समझा। मोल असल में माइक्रोवर्ल्ड यानी एटम्स और हमारे मैक्रोवर्ल्ड यानी ग्राम्स और किलोग्राम्स के बीच का एक ब्रिज है। इसके बिना केमिस्ट्री में कोई भी एग्जैक्ट मेडिसिन या केमिकल कंपाउंड बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता। ग्रेट। तो इन अजीब और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस को समझने के बाद आइए इस क्लास के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां हम यूनिवर्स के साइज और स्केल्स को देखेंगे। स्लाइड नंबर 7 और 8। स्क्रीन पर इन प्रीफिक्सेस की एक लंबी लिस्ट है। स्लाइड 7 पर छोटे मल्टीप्लायर्स हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और सबसे छोटा योक्टो, जिनकी वैल्यूज 10 की नेगेटिव पावर में होती हैं। हाँ, और स्लाइड 8 पर बड़े वाले हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और आखिर में योटा, जो 10 की पावर 24 है। ये नंबर सच में मैसिव हैं। अब यहाँ एक आम इंसान होने के नाते मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हम किलो या मिली से आगे शायद ही सोचते हैं। सही बात है। फोन या हार्ड ड्राइव लेते वक्त कभी-कभी टेराबाइट तक पहुंच जाते हैं। तो इतने सारे अजीबोगरीब स्केल्स की क्या जरूरत है? ये योक्टो या योटा को रियल लाइफ में कौन और कहाँ यूज कर रहा है? देखिए, अगर हम सिर्फ नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें तो हमें इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साइंस हमारी रोजमर्रा की लाइफ तक लिमिटेड नहीं है ना। हाँ, वो तो है। जब रिसर्चर्स क्वांटम फिजिक्स की बिल्कुल गहराइयों में जाते हैं तो उन्हें एक अकेले प्रोटॉन का मास नापना होता है। अब एक प्रोटॉन का वजन लगभग 1.6 योक्टोग्राम होता है। योक्टोग्राम? हाँ, ये हमारी रियलिटी का सबसे निचला लेवल है। अब सोचिए, अगर हम इसके लिए नॉर्मल ग्राम का यूज करें तो हमें पॉइंट के बाद 30 जीरो लगाने पड़ेंगे। ओह गॉड, फिर तो कैलकुलेशन करते करते उम्र निकल जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब हम स्पेस साइंस में 2 गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस नापते हैं या आजकल इंटरनेट पर मौजूद टोटल डेटा स्टोरेज को मेजर करते हैं तो वो स्केल योटाबाइट्स पर चला जाता है। तो बेसिकली ये शॉर्टकट्स हैं। सही कहा। ये प्रीफिक्सेस उन नंबर्स को छोटा कर देते हैं। ये उन नंबर्स को इंसानी दिमाग के समझने और इजीली लिखने लायक बनाते हैं। चलिए, इन नंबर्स के चक्कर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं और फिजिक्स की एक ऐसी कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जो स्कूल के दिनों से सबको परेशान करती है, मास और वेट के बीच का अंतर। द्रव्यमान और भार, मेरा फेवरेट टॉपिक। यहाँ स्लाइड बताती है कि मास वो मात्रा है जो कांस्टेंट रहती है। इसका यूनिट किलोग्राम है और ये कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ। वहीं दूसरी तरफ वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अलग अलग जगह पर बदलता रहता है। इसका यूनिट न्यूटन है और ये जीरो भी हो सकता है। सही है। इस इंफॉर्मेशन को देख कर ना मुझे एक बहुत ही मजेदार ख्याल आ रहा है। अगर किसी को अपना वजन ज्यादा लग रहा है और उसे कम करना है, तो क्या करो? तो इस डेटा के हिसाब से उसे जिम जाने की जरूरत नहीं है। वो बस सीधे चांद यानी मून की ट्रिप पर चला जाए। वहां उसकी बॉडी का मास तो कम नहीं होगा, लेकिन वेट अपने आप कम हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये फिजिक्स का बहुत ही सही और टेक्निकल मजाक किया आपने, है ना? चांद पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1/6 होती है। तो अगर धरती पर किसी आदमी का वेट 600 न्यूटन है तो मून पर जाते ही विंग मशीन पर वो सिर्फ 100 न्यूटन आएगा। वाओ। वहां उसको बहुत हल्का फील होगा। लेकिन और ये समझना बहुत जरूरी है, उस बॉडी का जो एक्चुअल मास है ना, यानी उसके अंदर जो मटेरियल भरा है जैसे हड्डियां, ब्लड, मसल्स, वो वहां भी बिल्कुल उतना ही रहेगा। ओ, मतलब पेट अंदर नहीं जाएगा, बस मशीन नंबर कम दिखाएगी। एग्जैक्टली। मास वो असली कंटेंट है जिससे कोई चीज बनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और वेट सिर्फ वो फोर्स या खिंचाव है जो अर्थ या मून उस कंटेंट पर लगा रहा है। हाँ। इसीलिए स्पेस में जहां वैक्यूम है और ग्रेविटी नहीं है, वहां वेट बिल्कुल जीरो हो जाता है और एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरने लगते हैं। पर उनका मास जीरो नहीं होता, वो गायब थोड़ी हो जाते हैं वहां। एकदम परफेक्ट समरी है ये।
और इसी मास से जुड़ी दो और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं स्लाइड्स 10 और 11 में, वॉल्यूम और डेंसिटी। आयतन और घनत्व। हाँ, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, कोई चीज कितनी जगह घेर रही है। पर डेंसिटी का मतलब है कि किसी सब्सटेंस के अंदर उसके एटम्स या पार्टिकल्स कितने टाइट, कितने चिपके हुए हैं आपस में। जैसे रुई और लोहे का एग्जाम्पल हम हमेशा सुनते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास एक डब्बे में लोहा भरा है और दूसरे उतने ही बड़े डब्बे में रुई भरी है, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम हुआ, दोनों बराबर स्पेस ले रहे हैं। पर लोहा भारी होगा क्योंकि लोहे के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और यही डेंसिटी आखिर में डिसाइड करती है कि कोई चीज पानी में तैरेगी या डूब जाएगी। गॉट इट। अब इस पूरे डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर आते हैं, टेम्परेचर। स्लाइड 11 और 12 में हमें टेम्परेचर नापने के अलग अलग स्केल्स दिखाए गए हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हाँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, पर इसमें केल्विन पर एक बहुत ही सख्त वार्निंग नोट लिखा है। लिखा है कि केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, पर इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट। यही बात मुझे परेशान कर रही है। जैसे अभी सर्दियां आएंगी तो न्यूज़ आएगी कि सियाचिन या एंटार्क्टिका में टेम्परेचर -20 या -50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सही बात है, माइनस में जाता है। सेल्सियस आराम से माइनस में चला जाता है। तो केल्विन को क्या प्रॉब्लम है? वो नेगेटिव में क्यों नहीं जाता? अगर हम 0 केल्विन से और नीचे टेम्परेचर ले जाएं तो क्या फिजिक्स के लॉज टूट जाएंगे? इस एक सवाल में ना फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा राज छिपा है। इसे समझने के लिए पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि आखिर ये हीट या टेम्परेचर होता क्या है। ओके, तो क्या होता है? देखिए, टेम्परेचर कोई ऐसी लिक्विड या गैस नहीं है जो चीज़ों के अंदर फ्लो करती है। टेम्परेचर एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके हिलने ढुलने या वाइब्रेट करने की काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, उनकी मूवमेंट है। हाँ, जब कोई चीज़ गर्म होती है मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, और जब चीज़ ठंडी होती है तो वो पार्टिकल्स थोड़े आलसी और स्लो हो जाते हैं। समझ गए। अब सोचिए कि आप टेम्परेचर को लगातार कम करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? पार्टिकल्स की स्पीड और कम होगी और कम होगी। वो रुकने लगेंगे। एग्जैक्टली। और सेल्सियस स्केल पर ठीक -273.15 डिग्री पर आकर एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आता है जहां एटम्स का हर तरह का वाइब्रेशन, उनकी हर एक मूवमेंट पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है। टोटल फ्रीज। टोटल फ्रीज। एनर्जी का नामो निशान नहीं रहता। अब आप खुद बताइए, यूनिवर्स में इससे ज्यादा ठहराव या इससे ज्यादा ठंड और क्या हो सकती है? जब सब कुछ रुक ही गया तो उससे ज्यादा शांत तो कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस में इसी पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और क्योंकि केल्विन स्केल डायरेक्टली पार्टिकल्स की एनर्जी को नापता है, साइंटिस्ट ने इसी एब्सोल्यूट जीरो को 0 केल्विन यानी 0 के सेट कर दिया। ओह। अब जब कोई मूवमेंट बची ही नहीं, एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो आप किसी रुकी हुई चीज को और कितना रोकेंगे? बिना हलचल से कम तो कुछ होता ही नहीं है ना। वही मैं सोच रही थी कि स्पीड 0 से कम नेगेटिव में कैसे जाएगी। वही बात है, इसीलिए केल्विन स्केल कभी नेगेटिव में नहीं जाता। 0 केल्विन बस नेचर की आखिरी लिमिट है। ये पूरी तरह पॉज हो जाती है। सही शब्दों में बयां किया आपने। तो अगर मैं आज के इस पूरी वर्चुअल क्लास, इस डीप डाइव को समराइज करूं, तो हमने एक बेहद शानदार सफर तय किया। हमने शुरुआत की उन पुराने जमाने के राजाओं के सिस्टम से, जहां हर देश का अलग स्केल था, और वहां से निकलकर हम आज एक ऐसी ग्लोबल सिस्टम तक आ गए हैं जो सबके लिए कॉमन है। एक स्टैंडर्ड सिस्टम। हाँ, और पेरिस की तिजोरी में रखे एक मेटल के टुकड़े से लेकर आज हम लाइट की स्पीड और सीजियम एटम के वाइब्रेशंस तक पहुंच गए हैं। और इस सबसे एक बड़ी डीप बात समझ आती है। ये जो सभी यूनिट्स हैं ना, चाहे वो किलोग्राम हो, मीटर हो या केल्विन हो, ये फिजिक्स की किताबों में छपे बोर करने वाले फॉर्मूलाज नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये एसेंशियली वो इनविजिबल धागे हैं जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न लाइफ, हमारी टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सबको आपस में एक साथ बांध कर रखा है। सही कहा। अगर आज हम इन यूनिट्स को निकाल दें तो हमारी पूरी दुनिया उस स्टार्टिंग वाले केक की तरह हो जाएगी जो अलग अलग कप से बनाया गया था, पूरी तरह से बिखरी हुई और खराब। बहुत खूब। दुनिया को एक लैंग्वेज में बांधने का काम इन्हीं यूनिवर्सल यूनिट्स ने किया है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं बस एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। शायद ये थोड़ा साइफाई लगे। बोलिए। आज हमने सीजियम एटम के वाइब्रेशन और लाइट की स्पीड पर बात की, जिन पर हमारे एसआई यूनिट्स बेस करते हैं। अब जरा सोचिए,
अगर फ्यूचर में कभी हमारा कांटेक्ट किसी दूसरे प्लैनेट की एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से हो जाए तो एक बात तो क्लियर है क्या? कि हमारी और उनकी लैंग्वेजेस बोलने का तरीका एकदम अलग होगा। उन्हें हमारी हिंदी, इंग्लिश या हमारा फुट, पाउंड और मीटर कुछ समझ नहीं आएगा। ऑब्वियस ही बात है। लेकिन फिजिक्स के जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो तो उनके प्लैनेट पर भी सेम होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो क्या हम लाइट की स्पीड या एटम के वाइब्रेशंस जैसे इन यूनिवर्सल कांस्टेंट्स को यूज करके उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? मतलब क्या ये SI यूनिट्स सिर्फ अर्थ की इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स से जुड़ने का एक रास्ता है? ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्या साइंस और मैथमेटिक्स ही इस पूरे यूनिवर्स की असली मदर टंग यानी मातृभाषा है? इस बारे में सोचना सच में फैसिनेटिंग है। मेरा मानना है कि अगर एलियन से बात हुई तो मैथमेटिक्स ही हमारा ट्रांसलेटर बनेगा। मुझे भी यही लगता है। खैर, इसी कॉस्मिक और डीप विचार के साथ आज की इस मज़ेदार वर्चुअल क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस डिस्कशन में जुड़ने और इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया।